नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीवेट क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं नेमरा मंजरा। आज हम बात करेंगे LPM पेपर 2019 का एनिमल मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री जो डिप्लोमा है HDP का, LSA एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, वेटनरी के संबंधित कोई भी तैयारी करें वहाँ पर, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे YouTube चैनल एग्रीवेट क्लासेज है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज हम 2019 का LPM का पेपर सोल्यूशन करेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अभी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 18 से, तो इसके लिए महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। चलिए हम शुरू करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन क्या है। एक मिनट, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि डीप लीटर पद्धति बिच्छावन की मोटाई खाली जगह इंच में होती है। जो डीप लीटर होती है मुर्गी फार्म में, तो उसके बिच्छावन की जो है मोटाई कितनी होती है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप एक काम करें, एक खाली पेज ले लें, उस पर आप अपना क्वेश्चन के आंसर देते रहें, और लास्ट में एनालिसिस कर सकते हो आप कि कितने हमारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। आपके लिए ये क्लासें बहुत यूजफुल रहने वाली हैं, तो इन क्लासों को मिस ना करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर की बात करें तो इसके आंसर क्या होगा, तो इसके आंसर है 6 से 8 इंच। क्या है? 6 से 8 इंच रहने वाला। शुरुआत में तो ये 2 से 4 इंच रखा जाता है, और बाद में बढ़ा के इसे 6 से 8 इंच कर दिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है आपके सामने कि घोड़ी में ब्याज की प्रक्रिया खाली जगह कहलाती है। तो घोड़ी में ब्याज की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो आंसर होगा इसका फोलिंग, FOLING, फोलिंग, ठीक है। ये आंसर रहने वाला आपके घोड़ी में ब्याज की प्रक्रिया को फोलिंग कहा जाता है या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो आप कि स्वदेशी गोवंश में सबसे भारी नस्ल कौन सी है। स्वदेशी जो नस्ल है, जो भारतीय गोवंश में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है कांकरेज, जो हमारे राजस्थान में जालोर सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। कांकरेज, जिसकी क्या विशेषता होती है, ये 27 साल की होती है, और इसके सींग है सबसे बड़ी और भारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक कुबड़ ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। एक कुबड़ ऊंट है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसके एक दो कुबड़ वाला ऊंट होता है, एक सिंगल हेम्पर्ड होता है, डबल हेम्पर्ड होता है। तो सिंगल हेम्पर्ड ऊंट है, उसका आंसर की बात करें तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, उसका नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियन, कैमेलस डोमेडेरियस, ठीक है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है जिसकी। और डबल कुबड़ वाला ऊंट होता है, उसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस बैक्टीरियन, ठीक है। यह आपके आंसर हो गया 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये जो खाली जगह वाले 10 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो भेड़ के मांस को खाली जगह कहा जाता है। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, भैंस के मांस को मटन कहते हैं, ठीक है। चेवन किसके मांस को कहते हैं, चेवन है बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, ठीक है। आप ये जो टर्म है वो विशेष याद रखेंगे, ये शब्द हैं जो अलग अलग मांस के लिए है। और भैंस के मांस को बील कहते हैं, और सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं,
घोड़े के मांस को व्हील कहते हैं। ये आप टर्म में जो पर्टिकुलर जानवरों के लिए मांस के लिए दी जाती है, तो आप ये विशेष याद रखेंगे। ठीक है, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भैंस के सामान्य नाड़ी दर खाली जगह भैंस के सामान्य नाड़ी दर खाली जगह प्रति मिनट होती है। प्रति मिनट कितनी होती है भैंस में? तो भैंस में प्रति मिनट की बात करें तो कितनी होती है? 40 से 45। ठीक है, प्रति मिनट जो नाड़ी दर है वो रहती है। और अगला क्वेश्चन है, मतलब आप ये याद भी रखेंगे कि विभिन्न स्रोतों में इसकी सामान्यतः तो 40 से 50 भी सही मानी जाती है, लेकिन इसके ऑथेंटिक बात करें तो आप 40 से 50 भी कह सकते हो, या प्रॉपर आंसर की बात करें तो 40 से 45 रहता है इसमें नाड़ी दर। ठीक है, और भैंस में गाय में कितना रहता है? 30 से 38 रहता है गाय में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी के अंडे का उत्पादन समय खाली जगह दिन में होता है। तो व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी होती है, उसमें इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितने दिनों का होता है? इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 21 दिन का होता है। कितने दिन का? 21 दिन का। अगले क्वेश्चन है आपके सामने कि सुअर के नवजात को खाली जगह कहा जाता है। तो न्यू बोर्न ऑफ पिग इन क्या कहते हैं उसके? तो नवजात के सुअर के नवजात बच्चे को पिगलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगलेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो आप। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्यात व गर्भधान के मध्य अंतराल खाली जगह कहलाता है। पीरियड्स ऑफ बिटवीन पार्चुरेशन इन सक्सेसफुल कंडीशन डिस्केल। ब्यात व गर्भधान के मध्य अंतराल कितने दिनों का रहता है? तो अंतराल को क्या कहते हैं? उसे सर्विस पीरियड क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्विक्स पीरियड। SEV, एक मिनट में वापस लिख देता हूँ आपको सही। SERVIC सर्विस पीरियड। ठीक है ना, या आप कह सकते हो सेवा काल भी कह सकते हो। अगले क्वेश्चन है आपके सामने कि खाली जगह भैंस की नस्ल में कॉपर कलर की चमड़ी पाई जाती है। कॉपर कलर की जो चमड़ी होती है किस भैंस में पाई जाती है? तो आंसर है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसके आंसर की बात करें हम तो इसका आंसर होगा भदावरी, जो ये यूपी के इटावा जिले में पाई जाती है। और ये सबसे ज़्यादा इसमें फैट पाई जाती है। फैट की बात करें तो इसमें 13% फैट पाई जाती है। जो भैंसों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली फैट की नस्ल कौन सी है? वो है भदावरी। कहाँ पे पाई जाती है? यूपी के इटावा जिले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो कैसा लगता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये PDF है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एग्री वेट क्लासेस, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, आपको PDF मिल जाएगी इसकी। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। अगले क्वेश्चन है आपके सामने कि लैम्बिंग किसे कहते हैं? लैम्बिंग किसे कहते हैं? तो इनकी आपके ये 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, 2-2 नंबर के रहते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और जो खाली जगह वाले 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और 2.5 नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 4 करने रहते हैं आपको। और 2 क्वेश्चन है 5वां नंबर के। 40 नंबर का पेपर होता है आपका, 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर का वाइवार होते हैं आपके। ठीक है, ये आपके रहने वाले हैं। तो लैम्बिंग किसे कहते हैं? लैम्बिंग की बात करें तो मतलब सिप में प्रसव यानी बच्चे देने की प्रक्रिया को लैम्बिंग कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, ये भेड़ डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाए गए हैं
की लैम्बिंग जो भेड़ प्रसव करती हैं तो उस बच्चे को लैम्बिंग कहते हैं। जो प्रक्रिया होती है बच्चा देने की उसे लैम्बिंग कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है आपके सामने, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि गेल्विन गुरु किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो ये घोड़ों में पाई जाने वाले दांतों के बीच में दरार होती हैं जिसे उम्र का पता लगाया जाता है। ये घोड़ों में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो गेल्विन गुरु की बात करें तो घोड़े के ऊपरी जबड़े के तीसरे अंतःकर्तन दांत हैं। उस इंक्यूबेशन की बाहरी सतह पर पाई जाने वाली ये गहरी अंदरूनी नाली ग्रुव होती है। इसका उपयोग घोड़े की उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ये उम्र 10 वर्ष की उम्र से शुरू होकर 20 वर्ष में पूरे दांत आ जाते हैं। मतलब ये 10 वर्ष की उम्र से शुरू होता है और 20 वर्ष तक ये दांत में दरार पड़ती रहती है। मतलब आप उम्र का कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ से शुरू हुआ दांत में ये लाइन तो लगभग 10 वर्ष की उम्र से शुरू होता है और 20 वर्ष की उम्र तक ये जाके समाप्त हो जाती है। ठीक है, 20 वर्ष के बाद क्या होता है कि ये लाइन है ये धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, और ये उम्र में और एक जो गेल्विन तारा वाला है जो दांतों में तारे नुमा संरचना बन जाती है वो अलग है। 5 वर्ष की उम्र है, वो अगला जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें समझा देंगे या फिर क्लास से हम शुरू करेंगे तो उसमें क्लासों में आपको समझा देंगे। ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रैम किसे कहते हैं। ठीक है, रैम किसे कहते हैं, वेस्ट भेड़ का जो नर है उसको रैम कहा जाता है, जिसका उपयोग मुख्यतः प्रजनन यानी ब्रीडिंग के लिए किया जाता है, उसे रैम कहते हैं। तो वेस्ट नर है, वेस्ट नर के भेड़ है उसे रैम कहा जाता है, जिसका उपयोग ब्रीडिंग के लिए प्रजनन के लिए किया जाता है, उसे रैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये शॉर्ट टर्म में आप लगभग आपको पता ही रहता है, पता नहीं है तो क्वेश्चन में ये लगभग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सरल पेपर है, लेकिन आप जोश जोश में उसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे। गलकम यानी डेवलप किसे कहते हैं। डेवलप की बात करें तो मैं पानी पी लेता हूँ इसका। डेवलप की बात करें तो गायों में जो देसी गोवंश है उसमें जेबू केटल है, गले के मतलब नीचे जो जालीनुमा त्वचा लटकती है उसे डेवलप कहते हैं या गलकम्बल कहते हैं। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो कि उसे डेवलप कहते हैं। सबसे ज़्यादा विकसित किस में होती है, साहिवाल गाय में होती है और फिर है थारपारकर गाय इसमें रहती है। पशुओं में इन विशेष देसी नस्ल जेबू केटल में के गले और छाती के नीचे लटकती हुई ढीली त्वचा की परत को गलकम्बल कहा जाता है। ये मुख्यतः पशु के शरीर का तापमान को नियंत्रण करने में मदद करती है। ठीक है, साहिवाल थारपारकर इनमें तो विकसित ज़्यादा होती है। मतलब थारपारकर तो ये रेगिस्तानी गाय है तो इसमें तो विकसित रहनी है, ये वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, 50 डिग्री पहुँच जाता है। ठीक है, और ये जो आपके डायग्राम में नस्ल दिख रही है ये भी थारपारकर ही है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कान की टैगिंग के बारे में बताइए। टैगिंग क्या है, तो टैगिंग एक पहचान का तरीका है जिसमें टैग लगा दिया जाता है, जिसमें नंबर रहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक रहते हैं। पहचान का तरीका है कि किसकी वैक्सीनेशन होगी किसकी नहीं हुई इसके बारे में पता रहता है। ठीक है, आप यहाँ टैग देख सकते हो और अभी सरकार टैगिंग पर काफ़ी जोर दे रही है। मंगलम बीमा योजना भी चल रही है, उसमें भी FMD में भी टैग लगाना अनिवार्य है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो क्या है, पशुओं की व्यक्तिगत पहचान के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए सुनिश्चित करने के लिए उनके कान में एक विशिष्ट नंबर वाला प्लास्टिक या धातु का टैग लगाना की आधुनिक विधि को कान की टैगिंग कहा जाता है। इसके लाभ क्या है, तो पशुओं की स्थायी पहचान, रिकॉर्ड प्रबंधन में सहायक, टीकाकरण, प्रजनन, स्वास्थ्य
प्रबंधन में उपयोगी रहता है और पशु की चोरी की रोकथाम में भी सहायक रहता है। कि पशु की इसमें अभी तो मतलब है जो बड़ी बड़ी डेयरी फार्म में होती हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा दी जाती है जिसकी GPS लोकेशन का पता रहता है और पशु का मतलब मिल्किंग हुई है नहीं हुई है, बछड़े को दूध पिलाया नहीं पिलाया, जिसकी वैक्सीनेशन हो गई, पूरी डिटेल है वो कंप्यूटर पर रहती है। तो उसमें आसानी रहती है पशुओं के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि इंक्यूबेशन यानी उस्माइन किसे कहते हैं। उस्माइन क्या होता है कि मुर्गियाँ जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको विशेष टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो उनको टेम्परेचर मेंटेन के लिए इंक्यूबेशन एक बॉक्स जैसे में रख दिया जाता है जिसमें लगभग 700-800 चूज़ों को रखा जाता है, जिसमें 6 बल्ब लगा दिए जाते हैं जिसमें रात को भी इसमें चूज़ों को टेम्परेचर मिल सके दिन के समय। ठीक है, तो इसकी बात करें तो क्या होता है, निश्चित अंडे फर्टिलाइजर मैं आपको उसकी इंक्यूबेशन बॉक्स एक अलग होता है उसके बारे में बता दी। इंक्यूबेशन क्या होता है कि आपके जो अंडे हैं अंडों को मतलब बिना मुर्गी के चूजे से बाहर अंडे से बाहर निकालना चूजे की प्रक्रिया होती है, इसको इंक्यूबेशन कहते हैं जिसमें विशेष टेम्परेचर दिया जाता है। निश्चित अंडों यानी फर्टिलाइजर एक को भ्रूण के पूर्ण विकास एवं चूजों के बाहरी निकले हैचिंग के लिए निश्चित अनुकूल तापमान और वेंटिलेशन प्रदान करने की प्रक्रिया को उस्माइन यानी इंक्यूबेशन कहते हैं, जिसमें तापमान उच्च व स्थिर बनाए रखा जाता है और आर्द्रता उचित आर्द्र और स्थिर बनाए रखे जाते हैं। उच्च पर्याप्त वायु प्रवाह सुनिश्चित करना, इन सभी कारकों का सही संतुलन स्वस्थ चूजा एंड हैचिंग के लिए आवश्यक है। हैचिंग क्या है, अंडे से चूजे को बाहर आना हैचिंग कहलाता है, मुर्गी से अंडा बाहर आना ना ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कील बोन किसे कहते हैं। कील बोन किसे कहते हैं, ये कील बोन है, ये तो है तो एनाटॉमी का क्वेश्चन, लेकिन ये मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पक्षियों यानी मुर्गियों की छाती की हड्डी स्ट्रम की हड्डी होती है, आप यहाँ देख सकते हो स्ट्रम हड्डी है, यहाँ अलग से डायग्राम में भी समझाए गए जिसमें आगे की तरफ टिक्की यानी नुकीली रहती हैं, तो इसे कील बोन कहते हैं। ठीक है, पक्षियों की छाती की हड्डी यानी स्टर्नम का बढ़ा हुआ उभार या भाग जिससे उनकी उड़ने वाली और पंखों की मजबूती मांसपेशियां जुड़ी रहती हैं। इससे मतलब एक तो ये स्टर्नम की हड्डी स्टर्नम होती है, हड्डी क्या होती है, स्टर्नम हड्डी है, बोन है, जिसमें से पंख अगले जो पंख होते हैं वो जुड़े रहते हैं और मजबूत मांसपेशियां जुड़ी रहती हैं जिससे उड़ने में आसानी रहती है। ठीक है, और आगे बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कीडिंग, लैम्बिंग था पहले, अब कीडिंग है। ठीक है, कीडिंग क्या है, बकरी में प्रसव यानी बच्चा देने की प्रक्रिया को कीडिंग कहा जाता है। ठीक है, बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, लगभग 50 दिन का कह सकते हैं या फिर 145 दिन से 155 दिन कह सकते हैं, और महीनों में बात करें तो 5 महीने और -5 दिन या फिर +5 दिन ये रहता है आपकी। ठीक है, एक बार में 1 से 3 बच्चे दे सकती है। प्रसव से पूर्व बकरी में बेचैनी, लक्षण की बात करें, प्रसव से पूर्व बकरी की बेचैनी, बार बार बैठना, उड़ना, थन का फूल जाना आदि लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे कीडिंग की प्रक्रिया है वो तेजी से बनी रहती है, जिससे प्रसव होने की संभावना रहती है। ठीक है, समान। अगले क्वेश्चन है आपके सामने, हर्ड किसे कहते हैं। हर्ड की बात करें तो हर्ड है पशुओं का समूह, गाय भैंस का समूह होता है, उसे हर्ड कहा जाता है। यानी एक प्रजाति के बड़े पशु यानी गाय भैंस ऊंट आदि के समूह या झुंड को हर्ड कहा जाता है, ये जो एक साथ रहते हैं या चरते हैं। हर्ड सामान्य की बात करें, मुख्य बिंदुओं की बात करें तो हर्ड सामान्य प्रजाति के पशु होते हैं। ये पशु सुरक्षा, भोजन, प्रजनन जैसे कारणों से समूह में रहते हैं।
हर्ड का उचित प्रबंधन उत्पादन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि चूजा किसे कहते हैं। तो इंक्यूबेशन से जो चूजे निकलते हैं उनको चूजा कहते हैं। तो चूजों की बात करें तो चूजे मुर्गी या अन्य पक्षियों के नवजात बच्चों को, जैसे जो हाल ही में अंडे से बाहर निकले हो, उसे चूजा कहते हैं। आमतौर पर एक दिन से लेकर कुछ सप्ताह के बच्चों को अंतर्गत चूजा कहा जाता है। मुख्य बिंदुओं की बात करें, चूजा अंडे से निकलने के तुरंत बाद अत्यंत संवेदनशील होते हैं, तो इनको विशेष टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उचित तापमान, साफ सफाई, चूजों को आहार और पानी बहुत आवश्यक होता है। सामान्य एक दिन से लेकर कुछ सप्ताहों के तक चूजा की अवस्था में रहते हैं, यानी 3 से 6 सप्ताह तक चूजों की अवस्था में रहते हैं, जिसे बोर्डिंग कहा जाता है। और बोर्डिंग बॉक्स है, उसमें विशिष्ट आपके जो टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन जो बड़े वाले क्वेश्चन है 2.5 नंबर के, वो क्वेश्चन रहने वाले आपके सामने, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। और पहले वाले 10 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने रहते थे आपको। ठीक है, इनमें से 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने रहते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है, गोवंश में उम्र ज्ञात करने का तरीका कौन कौन सा है। तो तरीकों की बात करें तो केटल में एज ऑफ, ठीक है, तो गोवंश प्रबंधन और आर्थिक दृष्टि से उम्र का सही अनुमान लगाना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं, पहले दांत देख के आप पता कर सकते हो, सींगों के छलों को देख सके, वो शारीरिक दशा को देख के अभिलेखों के आधार पर, ठीक है, खुरों को, इसमें शारीरिक दशा में खुर, वो सभी आगे लक्षण, आंखों को, ठीक है, और टैगिंग रिकॉर्ड। ठीक है, तो पहले दांतों की बात करें तो दांत आप किस प्रकार देखेंगे कि ये सबसे अच्छा और सटीक वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें पशु के निचले जबड़े में स्थित कर्तन दांत हैं, वो देखकर आप उम्र का पता लगाया जा सकता है। पहले 2 वर्ष में उम्र का पहला जोड़ा निकलता है, इतना ही जोड़ा निकलता है दांतों का 2 वर्ष में। ठीक है, 2.5 से 3 वर्ष में दूसरा जोड़ा निकलता है, और 3-3.5 से वर्ष से तीसरा जोड़ा निकलता है, आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में। ठीक है, 4 वर्ष में चौथा जोड़ा निकलता है। ठीक है, ये तो आप दांतों के आधार पर पशुओं का उम्र का निर्धारण कर सकते हो। ठीक है, 5 वर्ष के बाद में पशु के दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, और फिर सींगों में छल्लों की संख्या क्या है। सींगों में छल्ले क्या है कि 3 वर्ष में के बाद में फर्स्ट छल्ला बनता है सींग पे, और ये छल्ला कब बनेगा कि पशु के बाद स्टार्ट होता है गाय में, पर्टिकुलर ये गाय में बनता है, सांड में नहीं बनता है। तो जैसे ही फर्स्ट पशु हुआ तो फर्स्ट छल्ला बन जाएगा 3 वर्ष की उम्र में। तो इसका सूत्र होता है 2n। ठीक है, 2 वर्ष प्लस n मतलब छल्लों की संख्या। तो 2 वर्ष प्लस 1 कितने होंगे, 3 वर्ष। फर्स्ट छल्ला कितने वर्ष में बनता है, 3 वर्ष में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सींगों में छल्लों के आधार पर, सींगों पर पहला छल्ला 3 वर्ष की आयु में बनता है, उसके बाद वर्ष में एक नया छल्ला बनता, प्रति वर्ष एक छल्ला बनता, प्रसव के बाद बनता है। प्रसव नहीं होगा तो छल्ला नहीं बनने का, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन पर्टिकुलर कहा जाता है कि प्रति वर्ष एक छल्ला बनता है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ फर्स्ट छल्ला दिख रहा है आपको, तो एक छल्ला 3 वर्ष में, 2 छल्ले दिख रहे हैं, तो 2 छल्ले तो 4 वर्ष होगी, और 3 छल्ले दिख रहे हैं आपको, 3 छल्ले में 5 वर्ष, और आपको 4 छल्ले दिख रहे हैं, छोटे छोटे दिखेंगे आपको, विशेष ध्यान तो 6 वर्ष। तो 2 + n। ठीक है, ये आप सूत्र लगा के भी देख सकते हो। फिर है शारीरिक दशा के आधार। शारीरिक दशा क्या है, बूढ़े पशुओं की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, खुरों का खुरपादन और आंखों में धुंधलापन देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि सटीक तो नहीं कह सकते, लेकिन कम सटीक है ये, बहुत मतलब इसे कम यूज में लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो त्वचा ढीली पड़ जाती है, और खुरों में आप देख सकते हो आंखों की चमक है वो कम पड़ जाती है उम्र के साथ। ठीक है, और अभिलेखों के आधार पर, रिकॉर्ड के आधार पर ये बड़े बड़े डेयरी फॉर्म में उसमें रखा जाता है अभिलेखों के आधार पर। जन्म कुंडली भी कहा कह सकते इसका। ठीक है, ये हो गए आपके जो टैगिंग लगा रहता है, जिसमें अच्छे से आप देख सकते हो।
ये पशु की संख्या, जन्म तिथि, और ये लिंग मतलब मेल है फीमेल है, और पिता का नाम मतलब किस नस्ल का ये तो इसका पिता थे, ठीक है, और माता का नाम कौन सी माता थी, ये आपके देख सकते हो। और वैज्ञानिक तरीका क्या है, दांतों के आधार पर ये विश्वसनीय है कि दांतों की संख्या के आधार पर उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ये विश्वसनीय तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है। बाकी में आप छेड़छाड़ कर सकते हो, छेलना है तो इससे बुश करके कलर करके आप तो पता नहीं लगाया जा सकता, खुरों को अच्छे से साफ कर दे तो भी पता ही नहीं लग जा सकता। और अभिलेखों में कुछ भी चेंज कर दें और सभी जगह अभिलेख है वो रिकॉर्ड है मिलते नहीं है, तो आप ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। कुक्कुटशाला में बिछावन के फायदे, जो आपने डीप लिटर की बात की उसके फायदे क्या क्या है, तो उसके फायदों की बात करें, डीप लिटर एक प्रणाली में मुर्गियों के परस्पर लकड़ी का बुरादा, धान का छिलका या गन्ने की खोई जो 6 से 8 मोटी डीप लिटर रहती है बिछाया जाता है, और इसका मुख्य निम्नलिखित लाभ है। तो इसके लाभ की बात करें तो कौन कौन से लाभ है, पहला है तापमान नियंत्रण करना, मतलब सर्दियों में तो ये गर्म रहेगी और जो गर्मियाँ होती है गर्मियों में ये ठंडी रहेगी। आप तापमान नियंत्रण ये क्या है कि ये सर्दियों में फर्श को गर्म और गर्मियों में ठंडा रखा जाता है कि पशुओं को आरामदायक वातावरण प्रदान किया जा सकता। आप यहाँ देख सकते हो कि टेम्परेचर जो डायग्राम के थ्रू भी हमने बताया हुआ है, ठीक है। अगला है नमी का अवशोषण, जो नमी होगी बीट करेंगे पशु पोटी करेंगे उसका नमी का अवशोषण कर लिया जाता है। ये गर्मी मतलब मुर्गियों का बीट की नमी को सोख लेता है, जिससे अमोनियम गैस का निर्माण कम होता है और फर्श सूखा रहता है। और इसमें क्या हो रहेगा कि ये पशु बीट जो भी करेंगे तो उससे वापस से पशु अपने भोजन के रूप में भी ले लेते हैं, जिससे उनके जो पोषक तत्व की कमी नहीं रहेंगी, ठीक है। और ये खेती के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप खाद के रूप में हाई क्वालिटी की खाद इसमें प्राप्त होती है। रोग नियंत्रण, रोग क्या है, सूखा बिछावन होने के कारण कोक्सीडियोसिस जैसी बीमारी होती है पशुओं में पक्षियों में, जैसी घातक बीमारियों की प्रकोप कम हो जाता है, ठीक है। जो नमी कम रहेगी तो कोक्सीडियोसिस और ये पर्टिकुलर विशेष एरिया में रहेगी तो उससे बीमारी वो कम रहेगी, बैक्टीरिया फंगस इन्फेक्शन परजीवी जैसे कम रहेंगे, ठीक है। और हमने पहले बात कर ली है कि हाई क्वालिटी की इसमें जो खाद है वो प्राप्त होती है, जो 10 से 12 महीने में खाद बिछावन नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर रहती है, उत्तम जैविक खाद रहती है, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो। और फिर क्या है, श्रमिक की बचत होती है, इसमें श्रमिक की बचत होती है। और एक आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो डीप लिटर बिछाते हैं तो इसमें पर सप्ताह बदलना रहता है, चेंज करना रहता है, मतलब उल्ट पुलट करना रहता है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, जिससे नमी का अवशोषण होता रहेगा और पशुओं में पशु बैठने में आसानी रहेगी, सफाई रहेगी, व्यवस्था रहेगी, ठीक है। अधिक श्रमिक की आवश्यकता नहीं रहती इसमें दैनिक रूप से ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हो कि नवजात बछड़े की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। नवजात बछड़े की देखभाल की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमने नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं, और ये PDF में आपको टेलीग्राम ग्रुप है उस पर अपलोड कर दूंगा। बछड़े के जन्म के तुरंत बाद के कुछ घंटे क्या है कि बछड़े के जन्म के तुरंत बाद कुछ घंटे उसके पूरे जीवन काल के स्वास्थ्य को तय करते हैं। क्या होता है कि बछड़ा पैदा हुआ तो बछड़ा पैदा होने के 15 से 30 मिनट के बाद आप खीस पिलाना अनिवार्य है, जिससे पशु की इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है, ठीक है। पहले श्वसन मार्ग की सफाई, जो आपका बछड़ा पैदा होता है तो उसको सांस नाली है उसको अच्छे से साफ करना, तुरंत के बाद बछड़े के नाक और मुंह को श्लेष्मा म्यूकस को साफ करना ताकि वे आसानी से सांस ले सकें, ठीक है। नाभि नाल नेवल कोड होती है उसकी अच्छे से कटिंग करना और उस पर मतलब टिंचर आयोडीन लगाना,
नाभि के शरीर के लगभग 1-2 इंच से छोड़ के एक नए धागे से बांधना चाहिए और उसे टिंचर आयोडीन लगाने के बाद संक्रमण नहीं हो और बाद कट कर दिया जाता है 3 सेंटीमीटर के बाद। 2 इंच के बाद तो बांधा जाता है धागा नेवल कोड और 3 इंच के बाद कट कर दिया जाता है। उस पर टिंचर आयोडीन लगाना अनिवार्य है ताकि संक्रमण न फैले। तीसरा है खीस पिलाना। बच्चे के जन्म के 1 घंटे के भीतर यानी 15 से 30 मिनट, लास्ट 30 मिनट कह सकते हो या 1 घंटा लास्ट है। 1 घंटे के भीतर बच्चे को उसी माह का पहला दूध यानी खीस पिलाना चाहिए। ये बच्चे के जन्म का वजन क्या 1/10 भाग होना चाहिए, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इंक्यूबेशन जो बढ़ाता है, इम्यूनोग्लोबिन जो आपको बढ़ाता है, इसमें रोग क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, बच्चे का जन्म का 10%, 1/10%। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो उसका भाग बढ़ता जाएगा। फल क्या है, जो प्रथम बार जो बछड़ा मल को त्याग करता है उसे क्या कहते हैं, म्यूकोनिया। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप प्रथम बार मल का त्याग करना। खीस पीने के से बछड़े का पेट साफ रहता है और प्रथम बार जो मल है मुकोनिया बाहर निकालता है। अगला है जन्म के कुछ दिनों के भीतर ही पशु की टैगिंग हो या टैटूइंग द्वारा बछड़े का पहचान का नंबर डाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। कि गायों में टीकाकरण की समय सारणी क्या है। टीकाकरण की समय सारणी है, आप यहाँ देख सकते हो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती है मैंने सिम में जो टीकाकरण की समय सारणी। पशु में संक्रमण रोगों को बचाने के लिए एक निश्चित समय सारणी के अनुसार टीकाकरण लगाया जाता है। टीकाकरण जैसे इसमें आप देख सकते हो कि पहले तो बीमारी का नाम दे रखा है, टीका लगाने का सही समय और पुनरावृत्ति कब वापस कब लगाना है, ये आप देखते हैं। पहला है FMD खुरपुर का, जो अभी वैक्सीनेशन चल रहा है। तो खुरपुर का की बात करें तो वर्ष में 2 बार लगाई जाती है। ये आपके क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था कि वैक्सीनेशन FMD की वैक्सीन साल में कितनी बार लगाई जाती है, तो 2 बार लगाई जाती है। LSA के एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति कब होती है, 6 वर्ष के बाद। वर्ष में 2 बार लगाई जाती है, 6 वर्ष के बाद वापस लगाई जाती है। ठीक है, दूसरा है HS ग्लूकोन 2। तो कब लगाई जाती है, तो मानसून से पहले मई जून में लगाई जाती है HS का टीकाकरण। प्रतिवर्ष 1 बार ही लगाई जाती है। और BQ है लंगड़ा बुखार है। लंगड़ा बुखार का कब लगाया जाता है, तो मानसून से पहले मई जून में लगाया जाता है, प्रतिवर्ष 1 बार ही लगाया जाता है। एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स का कब लगाया जाता है, बीमारी प्रभावित क्षेत्र में अगस्त से सितंबर अक्टूबर या अगस्त सितंबर में लगाया जाता है, प्रतिवर्ष 1 बार ही लगाया जाता है। और ब्रुसोलिस है, ब्रुसोलिस का टीकाकरण केवल मादा बछड़ियों में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, 6 से 8 वर्ष की जो बछड़ी होती है उसमें लगाया जाता है और जीवन काल में 1 बार ही लगाया जाता है। आप ये विशेष टर्म याद रखेंगे। और टीकाकरण हमेशा मतलब पशु चिकित्सक के अनुसार उचित मात्रा उचित विधि के अनुसार ही लगाया जाता है। कब इसमें मतलब IV लगाना है या सबकट लगाना है या मस्कुलर लगाना है, कौन सा लगाना है, ये विशेष आप याद रखेंगे। ठीक है, और कितना % मात्रा लेनी है, 2 ml मात्रा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गाय के प्रसव के लक्षण किस प्रकार है। तो प्रसव के लक्षण की बात करें तो क्या है, प्रसव कालवीन का एक समय नजदीक आने पर गाय में निम्नलिखित शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव देखने को मिलता है। शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव देखने को मिलता है। प्रसव किसे कहते हैं, तो प्रसव क्या होता है, गाय बछड़े को जन्म देती है, उस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। उससे पहले तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है उस प्रक्रिया के दौरान 1 घंटे के अंदर। पशु मतलब एकांत में झुंड से अलग जाकर शांत और कोने में जाकर बैठ जाता है। डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो। और एन और थनों का विकसित है, अंडर है वो फूल जाता है। अडर का आकार काफ़ी बढ़ जाता है, वे कड़क हो जाता है और थनों में गाढ़ा खीस उतर जाता है। ठीक है, और पेल्विस जो गड्डल है वहाँ पे पेल्विस लिगामेंट है वो ढीले हो जाते हैं
तो पूंछ के ऊपर दोनों तरफ लिगामेंट ढीले हो जाते हैं, जिससे पूंछ के आसपास गड्ढा दिखाई देने लगता है। इसे पूंछ टूटना भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पशु है लिगामेंट ढीले हो जाएंगे तो आप यहाँ पे गड्ढे दिखाई देंगे, तो इसे क्या कहते हैं, पूंछ टूटना भी कहते हैं। और क्या है, योनि मार्ग में सूजन आ जाती है, वल्मा सुलई, तो योनि मार्ग में सूजन आ जाती है और उससे पारदर्शी गाढ़ा लसदार स्त्राव होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, पशु से कुछ समय पहले। और अगला है बेचैनी। पशु बार बार उठता है, बैठता है, पेशाब करता है, तो ये बेचैनी रहती है। पूंछ को उठाता है, ये लक्षण है। आप किस तरह डायग्राम में दे रखा है आप सभी देख सकते हो। ठीक है, पूरा ये टॉपिक है, हमने डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दूध दोहन की विधियां कौन कौन सी। मेथड ऑफ मिल्किंग, तो कौन कौन सी विधियां हैं। विधियों की बात करें तो हस्त दोहन विधि, जो हाथ के द्वारा मिल्किंग है वो उसकी विधियां है। फिर मशीन की द्वारा अलग है। तो हाथ की बात करें तो पहली विधि आपके सामने पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड मेथड। तो इसमें क्या है, ये सर्वोत्तम विधि है, जो थनों को पूरी ततली द्वारा और उंगलियों के बीच में दबाकर दूध निकाला जाता है। ये थन की पर आंतरिक दबाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इनसे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। और आप एक विशेष टर्म और इसके साथ याद रखेंगे, ड्राई एंड फुल, सूखे हाथों के द्वारा मिल्किंग करनी चाहिए ताकि पशु संक्रमित ना हो। गीले हाथों से लगाते हैं तो उसमें संक्रमण की संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सर्वोत्तम विधि है। फिर स्टेपिंग विधि, चुटकी विधि। इसमें क्या होता है कि थनों को अंगूठा वो दो उंगलियों के बीच में दबाया जाता है, तो ऊपर से प्रेशर दिया जाता है तो नीचे खींचा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर खींचा जाता है। तो छोटे थनों वाले पशुओं में उपयोग में लिया जाता है। भेड़ और जो छोटे थन वाली जो नस्लें होती हैं उनमें ये अंगूठा दबाव विधि, क्लिपिंग। तो अंगूठा क्या होता है, ये सबसे खराब विधि है और इसमें पशुओं के थनों में गांठ बनने की संभावना रहती है। अंगूठे को थन के अंदर की ओर मोड़ कर दबाया जाता है। ये पूर्ण दोष विधि है, क्योंकि इसमें थन में गांठ पड़ जाती है और थनैला रोग की मास्टाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, फिर अगला आपके दूसरी विधि है मशीन के द्वारा, मिल्किंग मशीन के द्वारा। ठीक है, ये आपके बड़ी डेयरी फार्मों में यूज लिया जाता है, जहाँ पे अधिक पशु रहते हैं तो वहाँ पे प्रक्रिया तेजी से करनी रहती है। तो इसलिए बड़ी डेयरी फार्म में जहाँ पे अधिक पशु होते हैं वहाँ वैक्यूम प्रेशर और आधारित मशीन का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम प्रेशर लगाया जाता है जिसमें 380 के आसपास इसमें गायों में वैक्यूम प्रेशर रहता है और 400 भैंस में प्रेशर रहता है, वैक्यूम प्रेशर। और यहाँ पे सबसे कम समय में अधिक दूध निकालने की आधुनिक विधि है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो मशीन से दोहन के लाभ क्या है, तो समय की बचत होती है, स्वच्छता बनी रहेगी, श्रम की बचत होगी, मास्टाइटिस जैसी बीमारियों का जोखिम कम रहेगा, दूध की गुणवत्ता बेहतर रहेगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और क्या है, मतलब दूध दोहन से पहले थनों को अच्छे से साफ करना चाहिए और दूहने के बाद थनों को आयोडीन का घोल में डुबोना चाहिए ताकि संक्रमण ना, मतलब जो टीथ होते हैं वो 1 मिनट के बाद बंद होते हैं। तब तक पशु नीचे ज़मीन पे बैठता है तो उसमें संक्रमण की संभावना रहती है, जिससे थनैला रोग या मास्टाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऊंट का वैज्ञानिक वर्गीकरण बताइए। ऊंट का वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो आप अपनी जो देख सकते हो कि ऊंट का वैज्ञानिक जो नामकरण है टैक्सोनॉमिक इस प्रकार के हैं। तो आप देख सकते हो, पहला जगत किंगडम, तो कौन सा है, एनिमेलिया, जगत जंतु जगत। फाइलम सन कौन सा है, कोरोडेटा, ठीक, कसुरके। और क्लासिफिकेशन कौन है, मेमल, स्तनधारी। ऑर्डर कौन सा है, समखुर वाला, समान खुरवा। कुल कौन सा है, कैमेलिडी। वंश कौन सा है, कैमलेस। जाति कौन सी है, डोमिडेरियन। ठीक है, या बैक्टीरियन, अलग अलग है, 2 कुबड़ वाले, सिंगल एम्पड, डबल एम्पड। तो आप यहाँ देख सकते हो। सिंगल एम्पड है वो रेगिस्तान में लगभग भारत में सभी जगह पाए जाते हैं
और डबल हेम्पर्ड है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ठंडीले इलाकों। भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? कश्मीर लद्दाख में पाए जाते हैं आपके। ठीक है, अगले क्वेश्चन है आपके सामने, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि गोवंश में विद्याकरण किस प्रकार किया जाता है। तो इसका आप देख सकते हो कि पहला है नर पशु यानी सांड में की प्रजनन क्षमता को नष्ट करना विद्याकरण कहलाता है, ताकि उन्हें कृषि कार्यों के लिए या मांस के लिए पाला जा सके, जिसमें पशु शांत जो बैल होते हैं वो शांति रहते हैं और सुलभ बनाए जा सके। जो मतलब एक आप ध्यान रखेंगे, जो मांस के लिए पाला जाता है उसे स्टीर कहते हैं, और जो कृषि के लिए ब्रूडर। ठीक है, पहली विधि कौन सी है? पहली है बर्डिजो कास्टर के द्वारा। जो बर्डिजो कास्टर के द्वारा क्या होती है, इसमें वर्षण के ऊपर आप पे पंच करके उसे वर्षण नलिका है उसे नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि फील्ड स्तर पर सबसे लोकप्रिय और रक्तहीन विधि है ब्लडलेस विधि है। इसमें बर्डिजो कास्टर यंत्र की सहायता से वर्षण कोष के ऊपर स्पर्मेटिक कॉर्ड को दबाकर कुचल दिया जाता है, जिससे वर्षणों में रक्त संचार रुक जाता है और वर्षण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ये बर्डिजो मशीन है, यंत्र है। फिर 2 बार पंच किया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि बर्डिजो को कितनी बार पंच किया जाता है, तो 2 बार पंच किया जाता है। ठीक है, फिर रक्त का संचार बंद हो जाएगा, तो धीरे धीरे वर्षण नलिकाएं नष्ट हो जाएगी, वर्षण भी नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर है इलास्टर या रबड़ रिंग विधि। इसमें क्या होता है, वर्षण के ऊपर रबड़ पहना दिया जाता है, तो धीरे धीरे ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वर्षण में अपना आप सूकर हो। ये विधि बहुत छोटे बच्चों यानी 1 से 2 सप्ताह में अपनाई जाती है, और वर्षण कोष के आधार पर एक कड़ा रबड़ बैंड चढ़ा दिया जाता है, जिसमें रक्त प्रवाह रुक जाता है और कुछ दिनों में वर्षण कोष सूखकर स्वतः ही गिर जाता है। ठीक है, आप ये देख सकते हो। और फिर है शल्य चिकित्सा के द्वारा खुली विधि। खुली विधि बड़े जानवरों में की जाती है, और घोड़े में पर्टिकुलर की बात करें कि खुली विधि की जाती है तो घोड़े में की जाती है। आप ये विशेष याद रखेंगे। घोड़े में बर्डिजो के द्वारा आप विद्याकरण नहीं कर सकते हो, सिर्फ ऑपरेशन के द्वारा ही विद्याकरण किया जाता है। सर्जरी विधि कह सकते हैं, ओपन मेथड। इसमें चाकू या ब्लेडर से स्केपुल या वसन कोष पर चीरा लगाकर सीधा वर्षणों को बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें संक्रमण रोकने के लिए एंटीसेप्टिक और अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता रहती है। पहले मतलब वर्षण से अच्छे से सफाई की जाती है, एंटीसेप्टिक लगाई जाती है, फिर वर्षण कोष पर चीरा लगाया जाता है, फिर वर्षण कोष यानी टेस्टिस को बाहर निकाल दिया जाता है, चीरे को टांकों के द्वारा बंद कर दिया जाता है और दवा लगा दी जाती है एंटीसेप्टिक। फिर ठीक है, तो ये विद्याकरण का सही समय 3 से 6 माह की आयु में करना उत्तम माना जाता है। परीक्षण व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है, इन्फेक्शन ना हो। ये आपके क्वेश्चन हो गए, और बड़े वाले 2 क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व नहीं करवाई है, उसकी PDF हम टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप एग्री वेट क्लासेज है उसे ज्वाइन कर लें। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।